आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति की चर्चा करें, इसके पहले हम ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की थोड़ी चर्चा कर लें। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन कैसा था? ऋग्वेद काल में राजनीतिक संगठन कैसा था, थोड़ी इस पे हम चर्चा कर लें। तो पहली इकाई क्या हुआ करती थी? परिवार, या इसको क्या कहते हैं, कुल भी कहते थे। परिवार या कुल, ये पहली इकाई होती थी। ठीक। और दूसरी इकाई होती थी जिसे हम कहते थे ग्राम, और तीसरी इकाई होती थी जिसे हम कहते थे विश्व, और चौथी इकाई होती थी जिसे हम क्या कहते थे? जिसे हम कहते थे जन। परिवार या कुल, ये एक रक्त समूह के सदस्य, एक रक्त समूह के सदस्य, या कहिए मेंबर ऑफ वन ब्लड ग्रुप, मेंबर ऑफ वन ब्लड ग्रुप जो है परिवार या कुल बनाते थे। और अनेक परिवार मिलकर के ग्राम बनाते थे, और कई ग्राम मिलकर के विश्व बनाते थे, और अनेकों विश्व मिलकर के जन बनाते थे। ये चार इकाई थी। और इनका हेड, कुल का हेड जो होता था वो क्या होता था? बताया, कुलप होता था। कुल का हेड जो होता था वो कुलप होता था। इसी तरीके से ग्राम का जो हेड होता था, प्रमुख होता था, क्या कहते थे उसको? हाँ, ग्रामीणी कहते थे उसको। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे। इसी तरीके से विश्व के प्रमुख को विश्वपति कहते थे, विश्वपति। और इसे जनपति या राजा, जन के प्रमुख को जनपति या राजा कहते थे। ये जो है ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक संगठन इस तरह का था। सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी, जो मेंबर ऑफ वन ब्लड ग्रुप के लोग मिलकर एक परिवार बनाते थे, एक रक्त समूह के सदस्य। और कई परिवार मिलकर के, अनेकों परिवार मिलकर के, अनेक परिवार से ग्राम बनता था, और कई ग्राम मिलकर के विश्व बनाते थे, और अनेकों विश्व मिलकर जन बनाते थे। परिवार कुल का मुखिया हेड जो होता था कुलप होता था, ग्राम का ग्रामीणी होता था, विश्व का विश्वपत होता था, जन का जनपति या राजा होता था। ये जो है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन था। ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था ना, सभा, समिति, विदथ, ये महत्वपूर्ण कबीलाई संस्थाएं थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनका महत्व खत्म हो गया। सभा और समिति, वहाँ ऋग्वैदिक काल में समिति राजा का चुनाव करती थी, और सभा समिति में किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार था। कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता था। सभा, समिति, विदत तीनों में महिलाएं भाग लेती थी, और राजा सभा समिति के द्वारा नियंत्रित होता था। ये ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था थी। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो कबीलाई समूह था, ये जो सभाएं थीं, इनका महत्व बहुत कम हो गया। शाही सत्ता का विस्तार हुआ। स्त्रियों को भाग लेने पे बिल्कुल रोक लगा दी गई। स्त्रियां अब सभा समिति या विदथ में, जैसा ऋग्वेद में था, नहीं बैठ सकती थी। और विदथ थी जिसमें कि विद्वान और वृद्धों की सभा थी, वो विदथ अब पूरी तरीके से गायब ही हो गई। और खास करके जो रईस थे, प्रमुख थे, यानी योद्धा कहिए, मुख्यतः योद्धा कहिए, ब्राह्मण, इनका वर्चस्व हो गया सभा समितियों का। इनका संगठन जो था बिल्कुल ढांचा बदल गया। अब वो जन सामान्य से न जुड़ करके जो है रईसों और प्रमुखों से जुड़ गई। उस पर योद्धाओं और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया। और अब बड़े राज्यों का
गठन होने लगा, बड़े राज्यों के गठन होने के पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे जिनका प्रमुख राजन होता था। अब बड़े राज्यों के गठन से राज्य शक्ति बढ़ गई राजाओं की, और जो प्रमुख कबीले थे अपने नाम के आधार पर इलाकों का गठन किया। जैसे पांचाल पहले लोगों का नाम था, बाद में वो एक क्षेत्र का नाम हो गया। और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति, राष्ट्र शब्द का अर्थ क्षेत्र था, राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति क्षेत्र के संदर्भ में हुई। इसका भी उदय जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ठीक। और जहां तक राजा की बात है तो राजा का चुनाव होता था, जो शारीरिक दृष्टि से बलशाली होता था या जो इनमें अन्य योग्यताएं हुआ करती थी उसको राजा चुना जाता था। इसी तरीके से कबीले का हुआ व्यक्ति जो बस्तियां बसाता था या बढ़िया खेती करता था या जो है बहादुरी से लड़ाई लड़ता था, उसे जो क्या करते थे, उसे गांव का मुखिया बनाते थे। गांव का मुखिया उसे बनाते थे। वो कबीला जो बस्तियां बसाता था या जो बढ़िया खेती करने में निपुण था, बहादुरी से युद्ध लड़ता था, ऐसे लोगों को कबीले का मुखिया बनाया जाता था। इसी तरीके से राजा का चुनाव होता था, जो शारीरिक दृष्टि से मजबूत और उसमें अन्य योग्यताएं जैसे मुखिया कबीले के मुखिया के लिए थी, उसे राजा बनाया जाता था। लेकिन बाद में चल के कर के बारे में हम जानते थे कि ऋग्वेद काल में बलि, लोग अपने स्वेच्छा से राजा को जो है बलि दिया करते थे, चढ़ावा दिया करते थे। ये बलि ये ऋग्वैदिक काल में ये स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के ये हो गया कि इसको राजा लोग अपना अधिकार समझने लगे और ये इसकी वसूली जो है जनता से की जाने लगी। और बलि अब स्वैच्छिक नहीं रहा, ये जबरन वसूला जाता था। बलि हर आदमी के लिए देना होता है ना, लालच हो जाती है। जब शुरू में तो इच्छा से था, भाई किसी ने चढ़ावा समझ करके बलि दिया, रख लिए, लेकिन धीरे धीरे उसको अपना हक लगने लगा और ये अनिवार्यतः सबसे वसूला जाता था, और जो नहीं देता था उससे जबरन वसूली की जाती थी। तो ये होने लगा। फिर जब ये व्यवस्था आ गई राजा लोगों के पास कि भाई अब बलि का एक निश्चित आमदनी का स्रोत हो गया, उनको लगता था पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो बलि से जो क्या कहते हैं कि इसको कर कहिए, चढ़ावा कहिए, जो आ रहा है, तो अब ये राजा का पद धीरे धीरे आनुवंशिक होने लगा। और हुआ यूं कि जो राजा का बड़ा बेटा होता था वही राजा होता था। और आप देखेंगे कि महाभारत में युधिष्ठिर के चचेरे भाई दुर्योधन राजा बने तो लेके कितना विवाद हुआ, महाभारत युद्ध हो गया सत्ता के लिए, जो हमें बताता है कि सत्ता की लड़ाई में भाई भाई के नहीं होते, रिश्तेदारी काम नहीं आती। राज्य का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो शासन की व्यवस्था बताई गई है उसमें जो उत्तर का राजा होता था उसको विराट कहते थे, और जो दक्षिण का राजा होता था उसको क्या कहते थे, भोज कहते थे। पूरब के राजा को क्या कहते थे, पूरब के राजा को सम्राट कहते थे। पश्चिम के राजा को क्या कहते थे, स्वराट कहते थे। और जो मध्य देश का राजा होता था उसे राजा कहते थे। तो ये बात ऐसे है, ये विराट, ये भोज, ये सम्राट, ये स्वराट और ये राजा। ठीक, ये हो गई बात। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में राजा के 12 अधिकारियों की चर्चा मिलती है जिसे रत्निन कहा जाता था। रत्निन, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में उस समय उत्तर वैदिक काल में राजा के 12 उच्चाधिकारियों का वर्णन मिलता है जिसे रत्निन कहते थे। इन रत्निनों में प्रमुख जैसे स्वयं राजा होता था, एक है युवराज
युवराज होते थे, राजा का पुत्र, राजा की पत्नी इसी तरीके से महिषी, महिषी मतलब वाइफ ऑफ, पत्नी कहिए राजा की, इंग्लिश में वाइफ ऑफ किंग। चौथा इसी तरीके से आपका सेनानी। पांचवा पुरोहित, पुरोहित जो है राजा का एडवाइजर था, चीफ एडवाइजर कहिए, परामर्शदाता था। इसी तरीके से छठवा आपका पालागल था, जिसे विदूषक कहा जा सकता है। सातवां आपका गोविकर्तन था, गोविकर्तन, ये हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये जंगलों का प्रधान होता था। और आपका क्षेत्रपाल प्रतिहारी है, ये होता था। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण अधिकारी संग्रहिता, पता है ना, संग्रहिता, जिसे आप क्या कहेंगे, ट्रेजरर, ट्रेजरर कहेंगे, कोषाध्यक्ष। और इसी तरीके से भागदूत, एक महत्वपूर्ण है भागदूत, जो कर संग्रह करता था, टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्टर होता था उसे भागदूत कहते थे। और इसी तरीके से आपका एक पदाधिकारी था ग्रामीणी, जानते ही है, पहले ही चर्चा हो सकी, ग्राम का प्रमुख जो हुआ करता था है? उसको ग्रामीणी कहते थे। इसी तरीके से सूत, राजा का जो रथकार होता है, यानी चैरियट ऑफ चीफ जो होता था, चैरियट आर्मी का जो चीफ होता था, राजा का जो क्या कहते हैं उसको, सूत, रथ का सारथी, राजा का सारथी, या कहिए इसको कि हेड ऑफ चैरियट आर्मी। इसी तरीके से एक अच्छा वाप भी होता था, अच्छा वाप, जिसे आज का अकाउंट अफसर कहिए, लेखाधिकारी, ठीक है। क्षेत्रपाल हो ही गया, प्रतिहारी। तो ये राजा के पुत्र युवराज, राजा, महिषी राजा की पत्नी, सेनानी, पुरोहित चीफ एडवाइजर, पालागल विदूषक, और ये आपका गोविकर्तन, ये जो जंगल फॉरेस्ट होता था उसका चीफ होता था। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल प्रतिहारी है, ठीक। संग्रहिता कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर जो टैक्स कलेक्ट करने का काम भागदूत के जिम्मे था, वो कोषाध्यक्ष हुआ करता था, कोष का अध्यक्ष। और ये भागदूत टैक्स कलेक्टर हुआ था, ग्रामीणी ग्राम का प्रधान होता था, सूत सारथी होता था, अच्छा वाप लेखाधिकारी होता था। तो इस तरह ये व्यवस्था शतपथ ब्राह्मण में बड़ी था। ये भागदूत, टैक्स कलेक्टर, और ये पालागल, और ये संग्रहिता, अच्छा वाप और सूत, ग्रामीणी, आप जान रहे हैं, ये ज़्यादा महत्व के हैं। इसे आप देख करके समझ लेंगे। और राजा, उत्तर वैदिक काल में राजा 3 प्रमुख यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और तीसरा क्या, वाजपेय यज्ञ। ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ की जैसे चर्चा, राजसूय यज्ञ का क्या अर्थ होता है, राजकीय संस्कार, यानी राजा जब सिंहासन पे बैठता था, सिंहासनारोहण कहिए, सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए वो ये यज्ञ करता था। उसमें क्या होता था कि राजा अपना राजकीय पोशाक धारण करके आता था, और पुरोहित के माध्यम से, पुरोहित उसको धनुष और बाण, अस्त्र शस्त्र प्रदान करता था, और वो धनुष बाण धारण करके स्वयं को राजा घोषित करता था। और ये समारोह शुरुआत में तो 1 साल तक चलता था, 1 साल तक ये राजसूय यज्ञ चलता रहता था, और बाद में तो ये सीमित कर दिया गया। सामान्यतः राजाभिषेक हो जाता था, राजा अपना जैसे नहीं सिंहासन पे आया बैठा, उसके दरबारी पुरोहित आते थे, उसको धनुष बाण दिए, अस्त्र दिए। मान्यता पुरोहित के द्वारा से ही राजा को राजा बनने की मिलती थी।
और ऐसा भी उल्लेख है कि पुरोहित राजसूय यज्ञ में दान स्वरूप 2,40,000 तक गायें प्राप्त कर लेते थे। ठीक है। और विधिवत रूप से पुरोहित जो है उसे राजा घोषित करता था, इसी वजह से पुरोहित को भी पुरस्कृत किया जाता था। तो ये राजसूय यज्ञ की बात, इसके बारे में आप गहराई से सोचिए। दूसरा महत्वपूर्ण यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। मेध का मतलब होता है बलि। ये राज विस्तार से संबंधित था। आप जान रहे हैं इस चीज़ को, लव कुश रामायण आपने देखा होगा तो पता होगा कि रामचंद्र जी ने राज विस्तार के लिए, जैसा उसमें प्रसंग है, घोड़े को छोड़ा था। तो एक 40 सैनिक, मजबूत सैनिक, बलशाली सैनिक घोड़े के साथ निकल जाते थे और घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक, जिस राजा का घोड़ा होता था वहाँ तक उसका राज्य विस्तारित मान लिया जाता था। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई राजद्रोह करता था तो उसको युद्ध करना पड़ता था। तो वहाँ 40 सैनिक साथ रहते थे, लड़ते थे। जरूरत पड़ने पर और सैनिक बुलाए जा सकते थे। ये राज विस्तार से संबंधित था। और जो घोड़ा दौड़ करके राजा का विस्तार करता था, राज्य क्षेत्र के बाहर जाता था, अंत में लौट के आने के बाद उस घोड़े की बलि दी जाती थी। अश्वमेध घोड़े की बलि, उस घोड़े की बलि दी जाती थी। और 3 दिन तक उत्सव चलता था चूंकि राजा का राज्य विस्तार हो जाता था। मगर वो घोड़ा जो राज्य विस्तार के काम में आता था उसकी बलि दे दी जाती थी। तीसरा यज्ञ वाजपेय यज्ञ था। ये रथ दौड़ है, कभी आप देखे होंगे। ऐसे भी राजा अपने संबंधियों से, अपने बंधु बांधवों से आगे निकलने की एक प्रतियोगिता करता था। एक तरीके से शौर्य प्रदर्शन कहिए, और शौर्य प्रदर्शन और साथ साथ प्रजा का मनोरंजन भी होता था। ये 17 दिनों तक चलता था। राजा अपने शाही घोड़े और शाही सवारी पे बैठ करके अपने बंधु बांधवों के साथ प्रतियोगिता करता था, उससे आगे निकलता था। ये वाजपेय यज्ञ है। ये भी एक तरीके से शौर्य प्रदर्शन का, पहला वाला ये था कि एक तरीके से आप सिंहासनारोहण के समय राजकीय संस्कार प्राप्त करके अपने आप को राजा घोषित करना था। राजसूय अश्वमेध यज्ञ राज्य के विस्तार से संबंधित था। और वाजपेय यज्ञ जो है ये शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन से संबंधित था। राजा अपना महत्व स्थापित करता था, वर्चस्व स्थापित करता था। तो ये बताते हैं कि 17 दिनों तक चलता था वाजपेय यज्ञ। और इसी तरीके से एक चौथा यज्ञ है जिसे हम अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें ये होता था कि यज्ञ में पशु की बलि दी जाती थी जिससे देवता प्रसन्न हो जाएं। यानी देवता तभी प्रसन्न होंगे जब पशु की बलि दी जाएगी। उत्तर वैदिक काल में ये जो यज्ञ होता था अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ का उद्देश्य यही था, देवताओं को प्रसन्न करना। और उसके लिए यज्ञ में अग्नि माध्यम था देवताओं और मनुष्य के बीच का, तो पशु की बलि दी जाती थी। ये बलि एक अनिवार्य कार्य हो गया जो पहले स्वैच्छिक था ऋग्वैदिक काल में। और अथर्ववेद में इस बात का उल्लेख है कि राजा कुल आय का अथर्ववेद के हिसाब से राजा कुल आय का 1/16वां भाग प्राप्त करता था। और राजा के कर्तव्य पालन में, युवराज तो राजा का लड़का होता था, राजा के कर्तव्य पालन करने में उसके साथ जो इनर कोर होता था, जिसे आज आप किचन कैबिनेट कहते हैं, तो वो राजा खुद होगा। महिषी होती थी राजा की पत्नी, उनकी वाइफ। सेनानी आप जान ही रहे हैं, पुरोहित एडवाइजर था। तो राजा के चीफ एडवाइजर कौन कौन हुए? एक महिषी हो गई, उनकी पत्नी, सेनानी चीफ, आर्मी चीफ, और पुरोहित एडवाइजर, यानी पुरोहित, सेनानी, महिषी, राजा। और इसमें से जो कुछ उच्चाधिकारी होते थे वो मिलकर के राजा के कर्तव्य पालन में उनकी सहायता करते थे। अस्थाई सेना की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में भी नहीं हो पाई थी। और जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय जितने कबीले होते थे उसमें से लोगों को भर्ती किया जाता था सेना बनाने के लिए, सेना तैयार करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि उसमें युवा हिष्टपुष्ट लोगों की वरीयता रही होगी। ये संक्षेप में बातें हो गई थोड़ी सी राजकीय संगठन की। तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन की थोड़ी चर्चा कर ली जाए।
हाँ अच्छा, हाँ एक चीज़ और, इसके पहले हम थोड़ा सा वैदिक पीरियड के कॉइन्स के बारे में चर्चा कर लें, सिक्कों के बारे में। तो ऋग्वेद में जो निष्क मिलता है, निष्क, ऋग्वेद में निष्क और क्या कहते हैं, निष्क ग्रीवा, ऋग्वेद में जो निष्क मिलता है उसे कहा जाता है कि ये गले का आभूषण था, और इट इज़ नॉट श्योर दैट कि इन्हें जो है सिक्के के रूप में समझा जाता था। बट हाउएवर इन लेटर वैदिक पीरियड टेक्स्ट जहाँ तक बताते हैं कि इस समय तक निष्क और शतमान, जिनमें कहें निष्क, शतमान और स्वर्ण और पर्ण, ये जो है इन लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा लगता है कि निष्क, स्वर्ण, शतमान, पर्ण, ये सब जो है क्वाइन, एक लिमिटेड अर्थ में क्वाइन के रूप में प्रयोग किए जाते थे। और जहाँ तक आप कहेंगे बाट के तौल की जो बेसिक यूनिट्स है वो रत्तिका, संस्कृत में जिसे कहते हैं रत्तिका या रत्ती, आज भी आप सुनते होंगे, तौल में चलता है, एक रत्ती दो रत्ती सुनारो क्या देखे होंगे। तो रत्तिका, गुंजा, गुंजा जानते हैं ना, लाल लाल एक बीज होता है, पौधा होता है, उसका बीज होता है गुंजा। ये सब जो बेसिक यूनिट के तौर पे, तौल के, वाट के बेसिक यूनिट के, एक इतना रत्ती, इतना गुंजा, ये जो है लेटर वैदिक काल में या कहिए वाइडली के वैदिक पीरियड में यूज होते थे। बट ऐसा माना जाता है कि निष्का जो है गले का हार था, आगे चल करके ये क्वाइन हो गया। निष्का, शतमान, स्वर्ण, पर्ण आदि यूज होते थे, और बेसिक यूनिट जो रत्तिका, गुंजा थी। सामाजिक संगठन शुरू करने के पहले हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, वैदिक साहित्य में जिन 16 संस्कारों का वर्णन है, जो आज तक अमल में लाए जा रहे हैं, कमोबेश क्षेत्र के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, इन 16 संस्कारों में से ज़्यादातर संस्कार प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इनकी एक संक्षेप में झलक देख लें तो पहला संस्कार हमारा है गर्भाधान संस्कार है। दूसरा क्या है, पुंसवन संस्कार। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा है जातकर्म है। जातकर्म को क्या कहते हैं, चाइल्ड बर्थ, ये कहते हैं ना, चाइल्ड बर्थ। पांचवा क्या है, उसके बाद नामकरण होता है, नेमिंग ऑफ चिल्ड्रेन। छठा है निष्क्रमण, यानी बच्चे को घर से बाहर आउटडोर निकालना। सातवां क्या है, सातवां है अन्नप्राशन। प्राशन मतलब फर्स्ट टाइम उसको सॉलिड फूड देना, अन्न देना, सॉलिड फूड या अन्ना देना। और आठवां है, आठवां क्या है, आठवां क्या है, मुंडन। आठवां है मुंडन, जिसे आप चूड़ा कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेयर कटिंग, इंग्लिश में कहिए तो हेयर कटिंग है मुंडन। और नवा क्या है आपका, नवा है कर्णभेद। कर्णभेद संस्कार, कर्णभेदन होता है, कुछ लोग कराते हैं। अभी भी 10वां विद्यारंभ, यानी अक्षर ज्ञान से संबंध है इसका। और 11वां जो है आपका उपनयन है, जिसे आप जनेऊ कहते हैं, उपनयन संस्कार जानते हैं ना। हाँ, 12वां जो है वेदारंभ है। और 13वां संस्कार आपका केशांत है उसके बाद। और 14वां क्या है, समावर्तन, समावर्तन संस्कार। 15वां क्या है, मैरिज, विवाह। और 16वां क्या है, द एंड,
दैंड मतलब तेरही, ब्रह्मभोज और अंत्येष्टि संस्कार, ये ऐसे संस्कार हैं हमारे 16। देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, जानते हैं आपको लिखना क्या, देख लीजिए। पहला गर्भाधान है, संतान प्राप्ति की इच्छा से गर्भधारण करना गर्भाधान है। 59 संस्कार क्या है, ये जो है गर्भ की सुरक्षा से संबंधित है इसको, और ये तीसरे चौथे 8वें महीने में किया जाता है शायद। और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये भी एक संस्कार है, ये भी गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। और चौथा जात कर्म चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पिता जो है उसको संस्कार के हिसाब से मधु, जिसे आप शहद कहते हैं, हनी, और घृत है, घृत उसको चटाता है, जात कर्म हो गया। नामकरण, नेमिंग हो गया, बच्चे का नाम रखा जाता है, जैसे पंडित को बुला करके उसकी राशि वगैरह, नामकरण संस्कार होता है। निष्क्रमण संस्कार ये होता है कि पहली बार बच्चे को, जिसको कहते हैं माँ के साथ जहाँ रहता है, उसको घर से बाहर लाया जाता है। एक लिमिटेड दायरे में बच्चे माँ के साथ इन्फेक्शन की दृष्टि से ऐसा किया गया है, उसकी साफ सफाई रखी जाती है। और एक निष्क्रमण संस्कार में बच्चे को पहली बार, शिशु को घर से बाहर निकाला जाता है। घर से बाहर क्या मतलब, उस जहाँ माँ के साथ रहता है उससे बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन, ये सॉलिड फूड्स, बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको अन्न चटाया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार है। मुंडन, चूड़ाकर्म, हेयर कटिंग, करीब करीब सारे लोगों का होता है, सब इसे आप सब विज्ञ हैं। कर्णभेद कम लोग कराते हैं, कर्णभेद भी एक संस्कार है। इसका उद्देश्य है कि रोग मुक्ति की अभिलाषा से कराया जाता है, ऐसा माना जाता है, इससे रोग मुक्ति होती है। और विद्यारंभ ये जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो सब उसको अक्षर ज्ञान कराया जाए, ये विद्यारंभ है। उपनयन संस्कार, जिसको आप यज्ञोपवीत कहते हैं, कई बार कार्ड आता होगा, जाते होंगे ना, फला का यज्ञोपवीत संस्कार है। तो शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व किया जाने वाला संस्कार उपनयन संस्कार है। ये ब्रह्मचर्य में जब आप प्रवेश करने लगते हैं तो आपका उपनयन संस्कार होता है। और उपनयन संस्कार, ये वेदारंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने थोड़ी इसकी चर्चा पहले कर दी कि अभी आगे आएगा कि उपनयन संस्कार जिनका नहीं होता था उनको वेदारंभ की इजाज़त नहीं थी। तो ये जानना जरूरी है कि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड थे। तो ये उपनयन संस्कार के बाद ही फिर वेदारंभ होता था। वेद आरंभ करने के, वेद की शिक्षा आरंभ करने से पूर्व किया जाने वाला संस्कार वेदारंभ था। और केशांत ये था कि 16 वर्ष की अवस्था में बाल कटाए जाते थे। और समावर्तन ये था कि विद्या शिक्षा समाप्त करके जब बच्चा अपने घर आता था धूमधाम के साथ, रिटर्निंग होम आ जाते ना, आप हॉस्टल पढ़ा, पूरी पढ़ाई खाली की, डिग्री सर्टिफिकेट लिया, घर आए, इंजॉय की, आप पार्टी सार्टी की, ऐसे ही समावर्तन संस्कार था हमारा। समावर्तन के समय शिक्षा उच्छा ली, वहाँ गुरुकुल में गुरु के साथ रहे, सब शिक्षा पूरी हुई, आशीर्वाद लिया, गुरु दक्षिणा दी, लौटे घर आए तो धूमधाम से पार्टी किया या समावर्तन संस्कार किया, यानी शिक्षा प्राप्त करके घर आने के बाद। विवाह संस्कार, मैरिज संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार आप जानते ही हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। अंत्येष्टि आप जान ही रहे हैं, मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका आखिरी संस्कार 16वां संस्कार। ये 16 संस्कार संक्षेप में हैं, आप इसे चाहिएगा तो विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और अब हम देखते हैं थोड़ा सामाजिक संगठन के बारे में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, उत्तर वैदिक काल से ही। और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में आर्य शब्द जो है, जो आर्य शब्द प्रयुक्त हुआ है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आर्य शब्द 2 तक है। और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से हुई। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। और बलि प्रथा इतनी महत्वपूर्ण थी कि बलि प्रथा के चलते ब्राह्मण की शक्ति में काफ़ी विस्तार हुआ, काफ़ी इजाफा हुआ। और शुरू में तो जो 16 पुरोहितों के जो 16 वर्ग होते थे उसी में से एक ब्राह्मण था, मगर
धीरे धीरे ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और सिर्फ आश्चर्यजनक रूप से भारत में ही, और जहाँ भारत के बाहर जो आर्य समाज था वहाँ पे किसी ऐसे वर्ग का उदय नहीं देखा जाता। और शुरू में ब्राह्मण जो पुरोहित 16 वर्ग हुआ करते थे उसमें से एक थे। शायद इतना महत्व बढ़ने का एक कारण जो है गैर आर्य तत्व रहे हों, नॉन आर्यन एलिमेंट्स के कारण ब्राह्मण का इतना महत्व बढ़ गया हो, लेकिन महत्व इतना ज़्यादा था, अनुष्ठान और कर्मकांड बल इतनी ज़्यादा थी, कृषि से जुड़े हुए जितने त्यौहार थे सब पे पूजा कराई जाती थी। युद्ध के समय जो उसके संरक्षक हुआ करते थे, जो राजन्य हुआ करते थे, उनकी विजय की कामना हेतु प्रार्थना करना, और ये इन सारी चीज़ों के चलते ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उनका महत्व था। और क्षत्रिय या राजन्य दूसरे स्थान पे थे समाज में। ऐसा नहीं कि इन दोनों वर्गों के बीच में, राजन्य और ब्राह्मणों में कभी संघर्ष नहीं हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन जब कभी निचले वर्ग के साथ, इन दोनों के अलावा किसी निचले वर्ग से संबद्ध होता था, निचले तबकों के साथ संघर्ष होता था, तो इतनी समझ इनके अंतर्गत, इनके भीतर इतनी समझ थी कि ये निचले लोगों को खिलाफ इकट्ठा हो जाते थे। ये बिल्कुल स्पष्ट धारणा थी, उत्तर वैदिक काल के अंत तक ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इन दोनों लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इन दोनों लोगों को साथ रहना चाहिए, जिससे कि वो निचले तबके के लोगों पे अपना वर्चस्व बनाए रखें। वैश्य समाज की जहाँ तक बात है, वैश्य मुख्यतः कृषि और पशुपालन में संलग्न थे उत्तर वैदिक काल में, और आमतौर पे कृषि और पशुपालन का कार्य वैश्य लोग किया करते थे। लेकिन वैदिक काल का अंत होते होते लास्ट में ये व्यापार से जुड़ गए। वैदिक काल के अंत होते होते ये व्यापार से जुड़ गए। ये छोटी छोटी बातें अंत होते होते ये व्यापार से जुड़ गए। और वैदिक काल में सिर्फ वैसे ही ऐसे थे जो कि आर्थिक सहायता कर दिया करते थे। उत्तर वैदिक काल में सिर्फ वैश्य थे जो आर्थिक सहायता कर चुकाया करते थे, जिस पर कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का जीवन चलता था, जिस पर वो जीते थे। है ना महत्वपूर्ण बात। एक बात और कि समाज में 3 वर्णों का प्रभुत्व स्थापित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा शूद्र के बीच में। वैदिक ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच में एक विभेदक रेखा थी, साफ साफ विभेदक रेखा थी। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसी भी चर्चा मिलती है कि रथकार जैसे रथ बनाने वाले ऐसे कुछ कारीगर वर्ग हुआ करते थे, शायद वो भी आर्यों की एक शाखा रहे हों। ऐसे कारीगर वर्ग हुआ करते थे जो कि समाज में जिनका कि उच्च स्थान था, और ये उपनयन, जनेऊ, यज्ञोपवीत उपनयन के भी अधिकारी थे। इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्ण विभेद उतना कड़ा नहीं था, वर्ण विभेद जो है उतना गहरा नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग जैसे रथकार, हमारा रथ बनाने वाला, रथ का निर्माण करने वाला, उसको समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। और जनेऊ जो कि एक महत्वपूर्ण संस्कार था, उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता था कि वैदिक मंत्र के अनुष्ठान के द्वारा एक विशेष प्रकार का धागा धारण किया जाता था। उसका जो है बड़ा महत्व था, महत्व इतना था, इसीलिए हमने इसके पहले 16 संस्कारों की चर्चा की। देखा होगा आपने कि उपनयन संस्कार के बाद ही जो है वेदारंभ, वेद शिक्षा प्रारंभ होती। जिनका उपनयन संस्कार होता था, वैदिक शिक्षा उन्हीं को मिलती थी। उपनयन वैदिक शिक्षा की पहली शुरुआत, पहली कड़ी कहिए थी। और चौथा वर्ण जो हमारा था, शूद्र था,
उसको यज्ञोपवीत का, उपनयन का, जनेऊ का अधिकार नहीं था, इसलिए वेदों के अध्ययन का भी अधिकार। यही स्थिति महिलाओं की भी थी, यानी शूद्रों और महिलाओं को यज्ञोपवीत का, उपनयन का, जनेऊ का अधिकार नहीं था, गायत्री मंत्र का पाठ करने का, उच्चारण करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों की स्थिति ये थी कि वो दूसरों की इच्छा से कार्य किया करते थे, उनका अपनी कोई इच्छा नहीं थी, और उनको जो है प्रताड़ित भी किया जाता था। वो अपने मन से कार्य नहीं करते थे, उनका जीवन दासता का था। पिता का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण था, पिता चाहे तो अपने पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर सकता था, परिवार का केंद्र था, उसके पास काफ़ी शक्ति थी। और जहाँ तक उत्तराधिकार की बात, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसका सबसे बड़ा अधिकार समझा जाता था, ज्येष्ठ पुत्र का। और जो पुरुष पूर्वज हुआ करते थे, उनकी पूजा की शुरुआत भी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुई। जो आपका क्या होता था, पुरुष, पुरुष क्या कहेंगे, पूर्वज, महिला पूर्वज नहीं, पुरुष पूर्वजों की पूजा जो है वो कहाँ से शुरू हुई, ये भी जो है उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। यद्यपि कुछ महिलाएं, जैसे कि महिषी कहिए, राजा की पत्नी, सिंहासनारूढ़ के समय या किसी राज समारोह में शामिल होती थी। कई ऐसी महिलाएं थी जो उस समय प्रसिद्ध दार्शनिक भी हुई हैं, लेकिन यह अपवाद स्वरूप स्थिति है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि महिलाओं की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी थी। उनका भी जीवन शूद्रों की तरीके से दासता का ही जीवन था, उन्हें पुरुष के अधीन ही माना जाता था। और इन दो वर्णों में, ब्राह्मण और क्षत्रिय में, ऐसा भी हुआ है कि वैश्यों को अधीन कर रखने के लिए, वैश्यों को अधीन रखने के लिए, किसके अधीन, राजन्य या राजकुमारों के, ब्राह्मणों ने उसके लिए भी अनुष्ठान कराए, यज्ञ कराए। तो ले दे करके समाज में इन्हीं तीन वर्गों का वर्चस्व था। ब्राह्मण सर्वोच्च थे, क्षत्रिय, वैश्य। संक्षेप में ये बात हो गई। एक बात गोत्र की कर लें। गोत्र का शब्द उत्तर काल में जो आता है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र, गोत्र गोष्ठ से आया हुआ है। गोष्ठ एक शब्द है, आप गौशाला कहिए, जहां कबीले की एक गौशाला, जहां कबीले के गोधन को या कबीले के पशुओं को रखा जाता था, शुरू में उसी को गोत्र कहते थे। लेकिन बाद में ये हो गया कि जो एक ही पूर्वज के वंशज हैं, बाद में ये चल के एक ही पूर्वज के वंशज, या एक ही कहिए कि एक ही मूल पुरुष है, एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न जो लोग होते थे, जो समुदाय होता था, वो गोत्र कहा जाने लगा। जैसे पूछते हैं ना आपकी कौन सी गोत्र है, तांडिल्य है, ये है, वो है, क ख ग। तो ये इसका मतलब आज वही है कि एक ही पूर्वज के वंश या एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न हुए जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, उनको गोत्र कहा जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गोत्र का मतलब होता था गोष्ठ, यानी गौशाला, यानी कबीले की गोधन को, पशुओं को, जिन्हें एक साथ जहाँ बांधा जाता था, वो गोत्र कहलाता था।